नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रमोद पावा फोर्थ व्यू पर आपका स्वागत करता हूं। आज 22 अगस्त 2020 आज हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल भारत का सबसे नज़दीकी देश, जिसको पड़ोसी देश कहना भी शायद हमारे संबंधों के ऊपर एक लांछन होगा या एक आरोप होगा, क्योंकि वो पड़ोसी नहीं, हमारा अपना ही देश था, अपना ही भाई रहा है। और हमारा मन और हमारी आत्मा तो अभी भी मानती है कि हमारी उनके रोटी बेटी के रिश्ते हैं। हालांकि हमारी रोटी बेटी के रिश्ते दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ हैं, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। लेकिन नेपाल को हमेशा से एक विशेष स्टेटस दिया जाता रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसका अलग देश होने के बावजूद भी हमारे साथ सदियों से हमारे साथ जो उसके नाते रहे हैं, जो रिश्ते रहे हैं। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक शरण देने वाला सबसे पहला देश नेपाल ही था, जिसने महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी माता जिंदा कौर को राजनीतिक शरण दी थी, और महाराजा नेपाल ने उनको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा था। उस राजनीतिक शरण देने के कारण अंग्रेज़ों का और नेपाली जनता का नेपाल शासन का आपस में युद्ध हुआ 1812 में, जो आज भी इतिहास में एंग्लो गोरखा युद्ध के नाम से बड़ा फेमस है। नतीजा जो भी रहा, गोरखे जी जान से लड़े, अपनी इज्जत और अस्मिता के लिए लड़े, और उसके बाद सुगौली संधि हुई 200 साल पहले। उस संधि को हमने 1950 और 1952 में दोबारा से देखा, दोबारा से हमने उसकी पुष्टि की, जिसके नतीजे में नेपाल के गोरखा हमारे सेना में सैनिक बनते हैं। हालांकि एक त्रिकोणीय संधि हुई थी जिसमें ब्रिटिश भी शामिल था, और गोरखाली सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु ब्रिटिश की सेना में भी हिस्सा ले सकते हैं और हिस्सा लेते हैं। वहाँ भी एक रेजिमेंट है। हमारे यहाँ लगभग कहा जाता है कि अंदाज़न 45,000 गोरखाली सैनिक हैं। वहाँ हमारी मुद्रा चलती थी, हमारी करेंसी चलती थी, वहाँ की संचार व्यवस्था हमारे पास थी, और हिंदी को आप पूरे नेपाल में कहीं भी आराम से, अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप बोल सकते थे, पढ़ सकते थे, कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, विश्व की परिस्थितियां बदली। उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हों, हम उन कारण के पीछे नहीं जाना चाहते, ना हम किसी की आलोचना करना चाहते, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत कुछ बदल गया। और उस दुर्भाग्यशाली बदलाव का सबसे बड़ा पड़ाव कल आया है, जिसमें नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक 4 घंटे की बहुत लंबी बैठक की। उस बैठक के बाद उन्होंने घोषणा की है कि वो अपनी विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले हैं। क्या परिवर्तन करने वाले हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी तक परंपरा और समझौते के अनुसार भारत का राजदूत जो काठमांडू में प्रतिनियुक्ति पर होता है, वो भारत के राजदूत के अलावा नेपाल में मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त भी होता है, और नेपाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में उसको हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर हिस्सा लेकर अपने विचार भी व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त भारत के थल सेनाध्यक्ष को नेपाल के सेनाध्यक्ष के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है, और उसी प्रोटोकॉल पर वो नेपाल जाते हैं, और वहाँ नेपाल में उनको वही मान्यता होती हैं। फिलहाल ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है सरकार ने, लेकिन जिन सूत्रों ने या जिन अधिकारियों ने बताया है वो विश्वास करने लायक हैं। उनका कहना है कि तत्काल प्रभाव से ये दोनों दर्जे समाप्त कर दिए गए हैं, यानी हमारे सेनाध्यक्ष को नेपाल का सेनाध्यक्ष नहीं माना जाएगा, और हमारे राजदूत को वहाँ का कैबिनेट
मिनिस्टर के बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं होगा और वो वहाँ की कैबिनेट मीटिंग में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होगा। आने वाले समय में 1-2 दिन में वो क्या घोषणाएं करते हैं अपनी विदेश नीति में परिवर्तन की, वो देखने वाली बात है। और उसको ज़रूर कहीं ना कहीं वो भारत के हितों के विरुद्ध जाता है या हमारे हितों के पक्ष में जाता है। इसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के संबंधों में जहाँ हम माता सीता और प्रभु राम जी का जिक्र करते हैं, जहाँ महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा नेपाल का जिक्र करते हैं, उसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि गढ़वाल हमारा जो उत्तराखंड है, वहाँ के राजकीय परिवारों की बहुएं भी नेपाली मूल की रही हैं, नेपाल से हैं। हमारे जो सिंधिया परिवार हैं, उन परिवारों में भी नेपाली राजघरानों की बहुएं और बेटियां आई हैं। तो रोटी बेटी के रिश्ते तो ज़रूर हमारे रहे हैं, लेकिन उसी उत्तराखंड के क्षेत्र को नेपाल ने अपना बता दिया है। एक समाचार पत्र में ये भी आया था कि उसने लगभग 7100 एकड़ ज़मीन भारत की कब्जा करके हमारे एसएसबी और हमारे सुरक्षा बलों को हटाकर अपना वहाँ थाना स्थापित कर दिया गया है। एसएसबी को हमारे विदेश मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो अभी कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि यह कूटनीतिक मामला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। लेकिन इसके पीछे दबी छुपी खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन अपनी सेना भारत नेपाल की सीमा पर नियुक्त कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो यह भारत के हितों के खिलाफ है और हमें इसका पुरजोर विरोध भी करना चाहिए। अब ये गलतियां कहाँ हुई, किससे हुई, ये आप लोग सोचें। उसके ऊपर आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इस बात को मानने में तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी तरफ से ही गलतियां हुई हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि उन गलतियों में सबसे बड़ी गलती हमारी मीडिया की तब रही जब वहाँ भूकंप आया और हमने बड़े खुले दिल से अपने भाई को अपना भाई और अपना पारिवारिक सदस्य समझते हुए नेपाल को सहायता दी। सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में से हम थे, लेकिन हमारी मीडिया ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे वहाँ की अस्मिता और उनकी स्वाभिमान को ठेस पहुँची, और उसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल की जनता हमारे विरुद्ध हो गई। उसके बाद दूसरी घटना में हमने अपने जो तराई के क्षेत्र में वहाँ हमने ब्लॉक लगा दिया, और उस ब्लॉक का नतीजा ये हुआ कि जो हमारे मधेशी जिनको कहते हैं, तराई में रहने वाले लोग, जिनका आधा परिवार बिहार में और उत्तर प्रदेश में रहता है, आधा नेपाल की नागरिकता प्राप्त होता है, उन लोगों के साथ नेपाली जन की और नेपाली मानुष की सहानुभूति और अपनापन समाप्त हो गया। यह भी एक खास देखने वाली बात है और इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। शेष बांग्लादेश भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। उस संबंध में तो हम कल आपको बता चुके हैं कि कैसे वहाँ चीन ने ताप्ती नदी के ऊपर बांध बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ घोषणा भी कर दी है और उसको $1 अरब का उसके साथ सहयोग करने के लिए और बांध बनाने के लिए कहा है, जबकि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि वहाँ बांध नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये कुछ हलचल हमारे पड़ोस में, और ऐसी हलचल जिसका हमें बहुत ख़ास तरीके से ध्यान देना चाहिए। इसी हलचल के बीच में एक समाचार और आ रहा है कि नेपाल पाकिस्तान से होकर जाने वाले CPEC में, जिसमें अब ईरान भी हिस्सा हो गया है, उसमें भी भाग लेने वाला है, और वो वाया चीन ओल्ड जो हमारी पुराने सिल्क रूट है, उस सिल्क रूट से जुड़ता हुआ CPEC में हिस्सेदार होगा। और इस तरीके से उसकी भारत के ऊपर, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, तो भारत के ऊपर उसकी निर्भरता ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और उसका सीधा पहुंच बंदरगाहों तक हो जाएगी, जो ग्वादर है, जिसके लिए वो पाकिस्तान को कुछ मूल्य अदा करेगा और अपना सामान मंगाएगा। तो इन सब बातों पर ध्यान देते हुए देखना है कल क्या होता है, आगे आने वाला कल क्या होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखें, हमसे जुड़े रहें।
जैसी भी हलचल है हम आपके साथ हैं और आपको सूचित करते रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। थैंक यू।